सभी मित्रों को रमेश खन्ना की ओर से नमस्कार। श्री रविंद्र त्रिपाठी जी हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार, फिल्म, साहित्य, कला और रंगमंच के आलोचक, संपादक, व्यंग्यकार, डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार, नाटककार और अनुवादक हैं। इन्होंने कई टीवी कार्यक्रमों के स्क्रिप्ट लिखे हैं और रविंद्र त्रिपाठी जी जनसत्ता अखबार, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन और टीवी चैनलों से जुड़े रहे हैं और कई अखबारों और पत्रिकाओं के स्तंभकार रहे हैं। कथा शिवपालगंज की, विवेकानंद इन शिकागो और पहला सत्याग्रही इनके चर्चित नाटक रहे हैं और विख्यात रंगकर्मी प्रसन्ना जी की पुस्तक का अनुवाद किया है और इसी अभिनय की भारतीय पद्धति पर आज चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र त्रिपाठी एक पुस्तक पर 15 मिनट कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं जिस पुस्तक की चर्चा करने जा रहा हूं, पहले उसका कवर दिखा देता हूं आपको। एक पुस्तक है अभिनय की भारतीय पद्धति। ये भारत के एक प्रसिद्ध थिएटर डायरेक्टर श्री प्रसन्ना की लिखी हुई है। संयोग से मैं इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद मैं नहीं किया है, लेकिन मैं इस पुस्तक की चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि इसका हिंदी अनुवाद किया है। इस पुस्तक का महत्व क्या है, इसका हिंदी में आने का, इसकी अहमियत क्या है, ये बताने जा रहा हूँ। अंग्रेज़ी में इस पुस्तक का नाम है इंडियन मेथड इन एक्टिंग, जिसका हिंदी अनुवाद अभिनय की भारतीय पद्धति है। रंगमंच, जैसा कि आप सब जानते होंगे, जो रंग प्रेमी हैं, जो नाटक प्रेमी हैं, नाटक देखते हैं। नाटक लिखने वाले तो इस देश में हैं, पर नाटक देखने वाले ज़्यादा हैं। और नाटक करने वाले एक ऐसी विधा है जो हिंदुस्तान में वैसे तो बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि ये हमेशा संकटग्रस्त विधा में रही है, यानी कि इस पर कई तरह के संकट के बादल हमेशा ही मंडराते रहते हैं। उनकी चर्चा भी अक्सर होती है, मैं उनकी चर्चा नहीं करूँगा, विषयांतर हो जाएगा। लेकिन एक संकट ये है कि हमारे यहाँ जो रंग प्रेमी हैं या जो नाटक करने वाले हैं, नाटक निर्देशन करने वाले हैं, अभिनेता हैं, उनके लिए ज़रूरी संदर्भ पुस्तकें बहुत कम हैं। हिंदी में तो और भी कम है। अंग्रेज़ी की दुनिया तो बड़ी है और अब दुनिया चूँकि ग्लोबलाइज हो चुकी है, इसलिए अंग्रेज़ी किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, लेकिन हिंदी की किताबें ही नहीं हैं तो कैसे आएँ। और चूँकि जो हिंदी का रंगमंच है और भारतीय रंगमंच भी ज़्यादातर एमेच्योर थिएटर है, यानी शौकिया रंगमंच है। हालांकि कुछ संस्थान हैं भी हमारे यहाँ, नाट्य विद्यालय है, मध्य प्रदेश का नाट्य विद्यालय है, भारतीय फिल्म अकेडमी है, पर ज़्यादा रंगकर्मी जो हैं वो एमेच्योर थिएटर करते हैं, ख़ास करके जो छोटे शहरों में रहते हैं। बड़े शहरों में भी एमेच्योर थिएटर करने वाले बहुत हैं और उनकी संख्या भी इतनी ज़्यादा है कि एक बार मैंने गिनती किया था लगभग 10 साल पहले, तो उस समय हिंदी में लगभग हिंदी भाषी इलाके में 20,000 के दर्शक के लगा रंगकर्मी थे। इसका अनुमान मैंने इसलिए लगाया था कि 2000 थिएटर ग्रुप रजिस्टर्ड थे। ये 2010 या 1909 की बात है, लेकिन तब से ज़माना बदल गया है, आप और भी रंगकर्मी आ गए होंगे, लेकिन 20,000 रंगकर्मी तो हिंदी भाषी इलाके में हैं ही, जो नाटक करना चाहते हैं और एक्टर बनना चाहते हैं, जो निर्देशन करना चाहते हैं, करते भी हैं, लेकिन उनके लिए कोई ज़रूरी संदर्भ की पुस्तक नहीं होती है। ये एक तरीके से जो हिंदी में इस किताब का अनुवाद हुआ है, अभिनय की भारतीय पद्धति, एक बहुत बड़ी कमी को पूरा करने वाली किताब है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पद्धति शब्द जो है वो उसका पहली बार, यानी कि उसका जो सोवियत, उसका रूसी तो रूप क्या रहा होगा मैं नहीं जानता, पर अंग्रेज़ी में उसको मेथड के नाम से जाना जाता है। और इससे नाम जुड़ा हुआ है जो रूसी निर्देशक थे
थिएटर डायरेक्टर थे स्तानिस्लावस्की। उन्होंने एक मेथड तैयार किया था, एक सिस्टम तैयार किया था, और वह सिस्टम पहले तो रूस में व्यापक हुआ। स्तानिस्लावस्की के अलावा माइकल चेखव और दूसरे मेयर ओहोल जैसे थे। बाद में वो अमेरिका पहुंचा और अमेरिका में अब ज़्यादा लोकप्रिय है मेथड एक्टिंग, और अमेरिका के माध्यम से पूरी दुनिया में हो गया है। तो हर तरह के जो अच्छा अभिनेता होता है उनमें बहुतों की ये इच्छा होती है वो मेथड एक्टर बने। लेकिन मेथड एक्टर क्या है? उसकी किताबें भी हिंदी में अनुवाद हुई हैं स्तानिस्लावस्की की, लेकिन वो किताब अनुवाद जो हैं वो उससे तादात्म्य हिंदी के पाठकों का नहीं बन पाता है, क्योंकि उसके जो रेफरेंस पॉइंट हैं, संदर्भ ग्रंथ हैं, वो ज़्यादातर या तो रूसी हैं या विदेशी हैं, तो सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो जाता है। प्रसन्ना की ये जो पुस्तक है वो अंग्रेज़ी में भी जब आप पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे तो उसका तात्पर्य संदर्भ जो है वो भारतीय या हिंदी भाषी इलाके के रंगकर्मी के लिए बनाना बहुत आसान है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पुस्तक आना हिंदी रंगमंच के लिए एक बड़ी घटना है। हो कि यह पुस्तक पहले अंग्रेज़ी में लिखी गई हो, पर इसके हिंदी अनुवाद का आना, एक राष्ट्रीय नृत्य विद्यालय ने इसे प्रकाशित किया है और उसी ने अनुवाद कराया है, इसलिए यह एक बहुत बड़ी घटना के रूप में लिया जाना चाहिए। क्योंकि रंगकर्मी के लिए जो थिएटर के डायरेक्टर बताते हैं वो तो सही होता ही है, लेकिन कई बार अभिनेता यह भी चाहता है कि अपना रोल कैसे डेवलप करे, अपनी भूमिका कैसे करे, जिस चरित्र को वह निभा रहा है वो उसको कैसे बरते मंच पर, इसके बारे में उसके बारे में साफ नहीं होता। जितना निर्देशक बनाना होता है, रीडिंग मटेरियल चाहिए होता है। ये पूरी दुनिया में है, मतलब सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में अभिनेता के पास और डायरेक्टर के पास भी जो रंगकर्मी निर्देशन करना चाहते हैं उनके पास एक रीडिंग मटेरियल होता है। पश्चिम के रंगकर्मियों के पास, चाहे वो निर्देशक हों, चाहे वो अभिनेता हों, चाहे लाइट डिजाइनर हों या डिजाइनर हों या कॉस्ट्यूम डिजाइनर हों, उनके पास बड़ा संदर्भ स्रोत है। हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान में जो कुछ है भी वो थोड़ा अंग्रेज़ी में है। तो एक हिंदी में पुस्तक आई है, इसलिए स्वागत योग्य है। और कैसे एक भारतीय अभिनेता रंगकर्मी अपने आसपास के परिवेश से सीख सकता है, वो की प्रसन्ना की पुस्तक उस स्तानिस्लावस्की की किताब की या मेथड एक्टिंग की याद दिलाती है, पर इसके जो सारे रेफरेंस पॉइंट हैं, संदर्भ के जो बिंदु हैं, वो भारतीय या हिंदी भाषी इलाके के हैं। कि जैसे आप ऑब्जर्वेशन, आप पर्यवेक्षण जिसको कहते हैं हिंदी में, वो एक अभिनेता कैसे अपना जो रोल, जब वो जिस रोल को करने जा रहा है उसके लिए वो क्या रेफरेंस चाहिए, तो कैसे एक अभिनेता अपनी गली से सीख सकता है, पान दुकान जहाँ खड़ा होता है वहाँ से सीख सकता है, चाय की दुकान जहाँ वो चाय पीने जाता है वहाँ भी आसपास के परिवेश का यदि अवलोकन करे तो वहाँ भी सीख सकता है, या बार में सीख सकता है यदि वो बार में जाता है तो, या वो बसों में यात्रा कर रहा होता है, ट्रेनों में यात्रा कर रहा होता है, वहाँ भी लोगों के हाव भाव, जिसको आंगिक कहते हैं, आंगिक जिसको मैं कहता हूँ, वो जेस्चर अंग्रेजी में शब्द है उसके लिए, वो आंगिक आप कैसे सीखेंगे? वो आंगिक आप किताब से नहीं सीखेंगे। किताब तो एक संदर्भ है, और किताब दुनिया से आपको आंगिक सीखना पड़ता है कि कैसे अपने अंग का प्रक्षालन कैसे करें, जिसमें आँख, नाक, कान सबका उपयोग होता है। तो वो एक संदर्भ अगर इस पुस्तक में आपको जब पढ़ेंगे तो नज़र खुलेगी आपको। ये नहीं कि सब कोई सूत्र नहीं बताया गया है, लेकिन संदर्भ बताया गया है कि कैसे आप जो एक्टर, यानी एक्टर, एक्ट्रेस या निर्देशक कैसे अपने रोल को डेवलप करें, या एक निर्देशक कैसे अपने जो निर्देशन कर रहा है जिस नाटक का वो कैसे करे। वो नाटक भी एक कंस्ट्रक्शन है, कॉन्स्ट्रक्ट है। जैसे बिल्डिंग का कॉन्स्ट्रक्ट होता है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसका एक आर्किटेक्चर तैयार होता है, उसका एक डिज़ाइन तैयार होता है, तो निर्देशन भी एक तरह से कंस्ट्रक्शन का काम है। मोटे तौर पर कहें तो एक राजमिस्त्री का काम है। लेकिन राजमिस्त्री मकान बनाता है, पहले तो डिजाइनर तो अब होने लगे हैं, पहले राजमिस्त्री ही बनाते थे, वही शिल्पकार हुआ करते थे, पर उनके दिमाग में एक ढांचा बना होना बहुत ज़रूरी है, एक स्ट्रक्चर। तो एक नाटक का स्ट्रक्चर क्या है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे नाटक का स्ट्रक्चर एक ही हो, बल्कि यदि ऐसा होता है तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सारे नाटक एक जैसे लगेंगे। हर
निर्देशक अपने नाटक का अलग तरीके से स्ट्रक्चर तैयार करता है, पर जो सेंस ऑफ स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये आप जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको इसका बोध होगा। दूसरी बात या तीसरी बात मैं कहूँ इस पुस्तक के बारे में ये है कि इसमें कॉमेडी के बारे में बड़ा अच्छा जिसको कहते हैं कॉमेडी को समझने के लिए और कॉमेडी करने के लिए बहुत अच्छे रेफरेंस पॉइंट दिए गए हैं। कॉमेडी क्या है, मैं थोड़ा सा इसका पहले एक अंश सुना देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी, बाद में उसकी मैं व्याख्या भी कर दूँगा। इसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कॉमेडी का मंतव्य क्या होता है? ये होता है चीज़ों को उल्टा पुल्टा करना। कॉमेडी की हर भूमिका नाटक के विषय के मुताबिक निर्धारित होती है। दूसरे जो चीज़ निर्मित करते या बनाते हैं, कॉमेडियन उसे उलट देता है। वो उस हर चीज़ को उलट देता है जिसे गंभीर भूमिका करने वाला अभिनेता करता है या जिसे विषय वस्तु के लिहाज से अहम समझ लिया जाता है या जिसे वैचारिक स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। पर इसका क्या मतलब निकाला जाए कि कॉमेडियन बिगाड़ू मानसिकता का होता है? नहीं, कॉमेडियन काम बना नहीं पाता लेकिन काम बिगाड़ू भी नहीं होता है। कॉमेडियन दुनिया को बदल नहीं सकता, वो किसी नायक या नायिका की नियति को भी नहीं बदल पाता, लेकिन एक अच्छा कॉमेडियन दर्शक की नियति को बदल देता है। वो दर्शक के विश्वबोध में बदलाव ला सकता है, यह दिखाकर कि जो प्रभावहीन दिख रहा है वह उतना प्रभावहीन नहीं है। फिर प्रसन्ना ने बहुत सारे कॉमेडियन जो हैं दुनिया के हास्य नाटक हैं या बड़े बड़े शेक्सपियर में भी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है कैसे आया है, या जो मृच्छकटिकम है शूद्रक का, उसमें क्या क्या कैसे हैं, तो आप जब पढ़ेंगे इसको, यानी कि जो निर्देशन करने वाले लोग हैं या जो हास्य अभिनेता जो कॉमेडियन बनना चाहते हैं, यहाँ तक कि आज की भाषा में जो स्लैपस्टिक कॉमेडियन बनना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़े इसमें रहस्य जो बहुत अच्छे संदर्भ वाली चीज़ें हैं। और इसमें एक और अध्याय है जो किसी विदेशी पुस्तक में नहीं मिलेगा, वो हमारे यहाँ नाटकों में कर्टेन कॉल होता है। अंत में जब पर्दा गिरता है, वह पर्दा गिरना क्या है, वो भी एक नाटक का हिस्सा है। और वो पर्दा गिरना कैसे किया जाए, इसमें पूरा एक अध्याय है कर्टेन कॉल से नाम से, जिसको मैंने मंचाभिनंदन करना है। तो मंचाभिनंदन भी कैसे नाटक के आस्वाद को बढ़ा देता है, या नाटक की जो नाटक में जो रस होता है उसको अंत में कैसे और उसमें विस्तार पैदा कर देता है, ये इस पुस्तक का हिस्सा है। और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें, सब में तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन ये पुस्तक जो रंगकर्मी हैं, चाहे वो जैसा कि मैंने शुरू में कहा जो निर्देशन से जुड़े हैं या जो एक्टिंग से जुड़े हैं और जो किसी संस्थान से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, जो प्रशिक्षित हैं या जो नहीं भी प्रशिक्षित हैं, अगर प्रशिक्षित हैं तो उनको अपना जो उनकी जो कला है, यानी उनकी जो अभिनय क्षमता है, उसको और भी बेहतर बनाने में, उसको और भी ज़्यादा सूक्ष्म बनाने में उनको इस पुस्तक से मदद मिलेगी। और कुल मिलाकर के एक रंग, जो हिंदी भाषी इलाके का जो रंग आंदोलन है, जो हमेशा से ही संकटग्रस्त रहा है और आज तो कोरोना या काल में और भी संकटग्रस्त है, उसको अपना और बेहतर बनाने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। थिएटर की तो समस्याएं ऐसी हैं कि उनका रातों रात कोई निदान करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक प्रक्रिया है। थिएटर इज ए प्रोसेस, और ये चलता रहता है, क्योंकि थिएटर सबके अंतस्थल में है। और जैसा कि इस पुस्तक में ही बताया गया है, और जो सही भी है, कि थिएटर सभ्यता के जन्म से ही शुरू हुआ था। थिएटर रिचुअल में, यानी अनुष्ठान के रूप में शुरू हुआ। और जब भी दुनिया में जब कृषि सभ्यता विकसित नहीं हुई थी और आखेट सभ्यता थी, यानी कि लोग शिकार पर भी थे, उस समय भी थिएटर होता था। वो रिचुअलिस्टिक थिएटर था, और रिचुअल्स धार्मिक भी होते हैं, गैर धार्मिक भी होते हैं। तो रिचुअल से ही थिएटर का जन्म हुआ है, और इसीलिए दुनिया के हर समाज में थिएटर है। ग्रीक थिएटर की अलग चीज़ है, अलग इतिहास है, हिंदुस्तान में थिएटर का अलग इतिहास है। लेकिन थिएटर दरअसल, या रंगकर्म या नाटक जो है, वो मनुष्य के खून में है।
इसलिए वो ग्रीक से हिंदुस्तान तक, चीन से लेकर अमेरिका तक फैला हुआ है। थिएटर का ही विस्तार आगे चल कर के फिल्मों में हुआ। वो सब बहुत ही जटिल कड़ियाँ हैं, मैं उनसे आप सब जानते होंगे। लेकिन मेरे कहने का आशय फ़िलहाल इतना है कि थिएटर चूँकि हम लोगों के जज्ब में है, इसीलिए हमारे स्कूलों में भी है, कॉलेजेस में भी है। ये दिक्कत ये है कि हिंदी भाषी समाज है, उसमें स्कूलों और कॉलेजों में भी थिएटर थोड़ा विकसित नहीं हो पा रहा है। अगर वो विकसित हो जाए तो हिंदी भाषी समाज का रंग आंदोलन या नाटक आंदोलन और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा व्यापक हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी थिएटर कैसे शुरू हुआ, थिएटर में सच का क्या रोल है और झूठ का क्या रोल है। थिएटर में जो होता है दरअसल वो झूठ होता है, वो सच तो होता नहीं है, लेकिन उस झूठ को हम देखने क्यों जाते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। अप्रिसिएशन दर्शक के हिसाब से या नाटक के एस्थेटिक्स के हिसाब से, उसका भी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है, उसका भी विश्लेषण किया गया है। और सारे पहलू हैं। मैं तो आज इसकी चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये पुस्तक हिंदी में आई है। अगर आपकी रुचि रंगमंच में है, रंगकर्म करने में है, अभिनय करने में है, निर्देशन करने में है, या रंगमंच से जुड़ी किसी भी विधा में है, यह पुस्तक आपको मदद करेगी। लेकिन अगर आपकी नहीं भी है, अगर रंगमंच में आपकी रुचि नहीं भी है, तो भी अगर आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपकी के भीतर कई अंतर्दृष्टियाँ विकसित होंगी। क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि रंगमंच के बारे में सिर्फ वही जाने जो रंगकर्म से जुड़े हैं, उनको भी जानना चाहिए जो रंगकर्म में रुचि तो नहीं रखते लेकिन इस दुनिया में रुचि रखते हैं। क्योंकि दुनिया को समझने के लिए भी कला, और जिसमें एक रंगमंच भी प्रमुख है, उसकी अहम भूमिका है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की बातचीत समाप्त करता हूँ। अगले सप्ताह किसी पुस्तक पर मैं आपसे इस पुस्तक कार्यक्रम में चर्चा करूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।